हाय, गुड आफ्टरनून। लेक्चर 7 हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। 7B रहेगा ये लेक्चर। तो अभी आज हमें डिस्कस करना है ग्रुप 14 के, जो लास्ट क्लास में हमने कार्बन डाइऑक्साइड तक किया था, उसको हम आगे प्रोसीड करेंगे और कुछ एलोट्रॉप्स पढ़ेंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे। तो शुरू कर रहा हूं मैं आज की क्लास को। तो हमने एक कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल चलते चलते आखिरी में जो हमने पढ़ा था वो CO2 का स्ट्रक्चर पढ़ा था। बड़ी तेजी से इसकी प्रिपरेशंस करते हैं हम। कार्बन डाइऑक्साइड को हम प्रिपेयर कर सकते हैं अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ कंबशन कर दें, यानी जैसे कार्बन एयर के साथ, जो एनवायरनमेंट में एयर होती है उसमें बहुत सारा ऑक्सीजन होता है, जब हम कंबशन करते हैं, बर्निंग करते हैं, CO2 बन जाता है। तो एक बनाने का तो तरीका बड़ा कॉमन है। या फिर कोई भी हाइड्रोकार्बन लो, मीथेन ही नहीं, कोई भी हाइड्रोकार्बन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जब हम O2 के साथ इसे कॉम्बिनेशन करते हैं, बर्न करते हैं, या कंबशन वर्ड यूज किया जा सकता है या वर्ड ऑक्सीडेशन यूज किया जा सकता है। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यहाँ -4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है कार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। -4 से +4 में आना इंक्रीज है ऑक्सीडेशन नंबर का, तो इसलिए ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यहाँ 0 है, 0 से ये +4 में आ गया, दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। तो जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं कार्बन का या हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बस यहाँ प्योर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, यहाँ वाटर भी बनेगा। घर में जो हम ये LPG इस्तेमाल करते हैं, गैस सिलेंडर जो होता है, इसमें बर्निंग होती है, कंबशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनते हैं। LPG में क्या होता है, एल्केन्स होते हैं। एल्केन्स को हाई प्रेशर पर सिलेंडर में हम कंप्रेस करके रखते हैं, हाईली फ्लेमेबल होते हैं। एक पाइप के जरिए जब उसको इग्नाइट करते हैं तो वो बर्निंग शुरू कर देता है। सिलेंडर में उसको ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, तो वहां तो वो बर्न करेगा नहीं। जहां बर्नर पर आकर के उसे ऑक्सीजन मिलती है, वहां पर वो बर्निंग करता है। तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट होते हैं, सारा CO2 ही बनता है। ऑटोमोबाइल में जो हमारा पेट्रोलियम होता है, पेट्रोल कहते हैं जिसको, गैसोलीन बोलते हो जिसको, उसमें भी कंबशन होता है। एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन होती है वो यूज होकर इंजन में इग्निशन होता है, इग्निशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनती है। ये दोनों बन जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में, एंड वाटर के वेपर्स या वाटर ड्रॉप्स की तरह से नीचे कहीं पर रह जाता है। तो ये एक बड़ी कॉमन सी प्रिपरेशन है और ये बहुत यूज भी होती है। लैब में अगर हम बनाना चाहें तो सॉल्ट लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, और HCl एसिड के साथ जब हम इसको रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो जाते हैं। बड़ी सिंपल सी ये प्रिपरेशन इसकी रहेगी। ये ओडरलेस गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह, कलरलेस है, सॉल्युबल होती है। ये थोड़ी सी स्पेलिंग इसकी ठीक कर लेना, सॉल्युबल होती है वाटर में, लेकिन बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हाईली हाईली सॉल्युबल है, लेकिन वाटर में क्योंकि ये रिएक्शन करके थोड़ा सा रिएक्शन करती है कुछ वाटर मॉलिक्यूल से, अगर ये सारी रिएक्शन कर जाती कार्बन डाइऑक्साइड तो सारा वाटर में एसिड ही एसिड हो जाया करता, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन जाता है। कम अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें डिसॉल्व होता है। अब ये जो H2CO3 है, इसमें 2 H हैं हटने के लिए, एक H हम हटाते हैं तो HCO3 बनता है नेगेटिव, प्लस दूसरा भी H, ये वाला भी H हटा देते हैं तो CO3 2 नेगेटिव बन जाता है, प्लस H पॉजिटिव बनता है।
एक H पॉजिटिव ऊपर बना, 2 H हट रहे हैं, इसलिए डाई बेसिक एसिड बोला जाएगा। पहले भी आपको बताया था जैसे H2SO4 होता है, क्योंकि 2 H उससे रिप्लेस हो सकते हैं इसलिए वो डाई बेसिक एसिड है। HCl मोनो बेसिक एसिड है, H3PO4 ट्राई बेसिक एसिड है, H2CO3 इसी तरह से एक तो डाई बेसिक एसिड है और वीक एसिड है। वीक एसिड का मतलब कम H पॉजिटिव देता है ये। अगर मैं H2CO3 के 1 मोल लेता हूं तो बहुत कम H पॉजिटिव, 1 मोल H पॉजिटिव नहीं बनेंगे, सारे डिसोसिएट नहीं होंगे। ये जो बातें मैं बता रहा हूं ये सब इक्विलिब्रियम में काम आनी है, इसलिए मैं यहीं से शुरुआत कर रहा हूं, इनके सारे रूट्स यहां पर हैं इसके। H2CO3 अगर मैं 100 मॉलिक्यूल लेता, 100 के 100 आयोनाइज हो जाते, 100 बनते H पॉजिटिव, 100 बनते ये सारे डिसोसिएट हो जाते, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता। वीक एसिड कहने का क्या मीनिंग होता है कि कोई भी एसिड अगर उसके सारे मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव नहीं बना पा रहे हैं, उनमें से कुछ परसेंट, 1% या 0.1% या 0.01%, 1000 में 10,000 में कोई एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गया तो ये 0.01% होगा। इतना कम अगर आयोनाइजेशन हो रहा है तो कम H पॉजिटिव अवेलेबल होंगे, और जिस सोल्यूशन में कम H पॉजिटिव अवेलेबल होते हैं वो सोल्यूशन वीक एसिड बोला जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है एसिड के टर्म्स में। डाइबेसिक एसिड का मीनिंग मैंने बताया कि 2 H और स्टेप वाइज, पहला एक H दिया इसने H2CO3, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो इसको H2CO3 गिविंग यू H पॉजिटिव प्लस HCO3 1 नेगेटिव, ऐसे लिख लो, कोई हर्ज नहीं है। या ये H पॉजिटिव को वाटर से, जब मैं इसको वाटर में ऐड करता हूं, वाटर में मिक्स किया, जैसे यहां ले आइए, तो ये वाला H पॉजिटिव इस वाटर से कंबाइन होकर H पॉजिटिव की जगह मैंने क्या लिख दिया, H3O पॉजिटिव लिख दिया। यानी जो वाटर है वो H पॉजिटिव से जुड़ सकता है, क्या बना सकता है, H3O पॉजिटिव बना सकता है। इसका मतलब भी एक ही H पॉजिटिव दिया। तो इस आयन को कहते हैं बाइकार्बोनेट आयन। ये जो HCO3 आयन है दैट इज कॉल्ड एज बाइकार्बोनेट आयन। एक तो जैसे CO3 2 नेगेटिव होता है, CO3 नेगेटिव 2 नेगेटिव को बोलते हैं कार्बोनेट आयन, HCO3 नेगेटिव को बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन। ये दो अलग अलग आयन्स हैं। अभी मैंने एक H हटाया, एक H हटना और बाकी है। पहली इक्वेशन की, ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया मैंने इसको। अब ये जो HCO3 है ये दोबारा से एक H पॉजिटिव को लूज करता है, दोबारा से लूज करेगा, वाटर को दे देगा, ये H पॉजिटिव कहां जाएगा, वाटर के पास आ जाएगा, वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O से H3O पॉजिटिव बन गया, ये हमने राइट हैंड पर लिखा, और कार्बोनेट आयन बना। जो कार्बोनेट आयन होते हैं अब उसके पास H नहीं है हटने के लिए, तो कार्बोनेट आयन इज नॉट एसिडिक। कौन है एसिडिक, एक तो एसिडिक है कार्बोनिक एसिड, ये H2CO3, एक तो ये एसिड है क्योंकि इसने H दिया, किस फॉर्म में दिया, H3O पॉजिटिव की फॉर्म में दिया, तो इसलिए मैं इसे एसिड नाम दूंगा। मैं HCO3 नेगेटिव को भी एसिड बोल सकता हूं क्योंकि इसके पास भी H है देने के लिए। किसे कहते हैं एसिड, जो अपना H दे सकता है। ये CO3 2 नेगेटिव इज नॉट एसिड। तो ये दो इक्वेशंस हमने यहां रिप्रेजेंट की है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 क्या इंडिकेट करती है,
इसके डिसोसिएशन को इंडिकेट करती है। ये इक्वेशन अच्छी तरह से पता होनी चाहिए आपको। ये इक्वेशन हम एज इट इज कहीं जाकर के इक्विलिब्रियम में, पूरा एक पार्ट है इक्विलिब्रियम का, बड़ा पार्ट है आयोनिक इक्विलिब्रियम, और उसमें एसिड बेस कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वहां ये वाला बेसिक इस्तेमाल होना है। तो इसको हम वहां पर जाकर के करेंगे। और ये जो इसके बाद वाला पोर्शन है, ये बफर सिस्टम क्या होता है, ये तभी आपको इक्विलिब्रियम पढ़ने के बाद ही, यहाँ पी ब्लॉक में इसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हैं, ये एनसीईआरटी का ही पार्ट है, एनसीईआरटी से ही लिखा है ये मैंने सारा। लेकिन ये समझ आपको तब आएगा जब आप इक्विलिब्रियम वाला कर, यानी इक्विलिब्रियम को जानने के लिए आपको ये आयनिक इक्वेशन पता होने चाहिए। जब ये जान जाओगे तब आपको बफर सॉल्यूशन वगैरह समझ आ जाए। पीएच क्या होता है ये भी आप तभी समझोगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस वाले पार्ट को अभी मैं, इतने पार्ट को मैं बाद में कभी डिटेल से करूंगा डिस्कस, बल्कि बफर सॉल्यूशन तो पूरा एक टॉपिक है जो हमारा इक्विलिब्रियम है उसमें। अब एक हम कंपैरिजन कर रहे थे इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में कंपैरिजन करते हुए हमने एक कार्बन एंड सिलिकॉन का भी कंपैरिजन करना है। हमने चैप्टर के शुरुआत में एक बात डिस्कस की थी कि ग्रुप का पहला मेंबर, 14 ग्रुप पढ़ रहे हैं तो कार्बन, ग्रुप के बाकी मेंबर से डेविएशन शो करता है प्रॉपर्टीज में। कार्बन की प्रॉपर्टीज ग्रुप के बाकी मेंबर से अलग चलेंगी, तो भाई क्वेश्चन आएगा दिमाग में कौन सी प्रॉपर्टीज अलग चलेंगी। तो उसका पहला आंसर है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी। कार्बन की बहुत ज्यादा होती है, सिलिकॉन की रिड्यूस हो जाती है। आपसे अगर कोई कहेगा कि सिलिकॉन डबल बॉन्ड, सिलिकॉन बॉन्ड बनाना है, तो आप मना करोगे कि भाई ना ही बनाओ तो बढ़िया है। आपसे कहेगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बनाना है, आप कहोगे यस बहुत बढ़िया काम है करो। रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं, छोटे बॉन्ड होते हैं, लेटरल ओवरलैप बड़े अच्छे हो जाते हैं। तो पहला मेंबर मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। आपको याद रखने के लिए बात बता दी थी कि पूरे पीरियोडिक टेबल में गिने चुने 3-4 एलिमेंट हैं जो खूब ढंग से मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं। उनमें एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है। ये तीन तो भरपूर मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, तो डबल या ट्रिपल। बड़े एलिमेंट हैं, रेयर, एक्सेप्शनल। अगर बड़े एलिमेंट बनाते भी हैं तो छोटे एलिमेंट को शामिल करेंगे साथ। जैसे फास्फोरस अगर कभी मल्टीपल बॉन्ड बनाना चाहेगा, बड़ा एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन को शामिल करेगा, ग्रुप के पहले मेंबर को, सेकंड पीरियड के मेंबर को शामिल करेगा। फास्फोरस डबल बॉन्ड सल्फर नहीं मिलेगा कभी देखने को आपको, फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फिर भी मिल जाएगा। सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर रेयर, ना के बराबर, इक्का दुक्का दुनिया में कंपाउंड है बस जिसमें सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर बनता है, फिर भी सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिल जाता है देखने को। ऐसे ही कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फ्रिक्वेंटली मिलता है, सिलिकॉन डबल बॉन्ड सिलिकॉन नहीं मिलता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सिलिकॉन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देखने को मिल जाता है कभी कभी। सिलिकॉन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सल्फर लिख दिया मैंने गलती से ये। तो कुल मिलाकर के जो अब बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहां जो कंपैरिजन करने के लिए दिया गया, कार्बन ऑक्सीजन का, सिलिकॉन ऑक्सीजन का दिया गया। कार्बन छोटा एलिमेंट है, ग्रुप का पहला मेंबर है, ऑक्सीजन ग्रुप का पहला मेंबर है, दोनों की मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है, ये मल्टीपल बॉन्ड बहुत अच्छा बनेगा और सक्सेसफुली कार्बन डाइऑक्साइड अगर बनाना चाहें तो बन जाएगा। सेम पैटर्न का मॉलिक्यूल अगर मैं सिलिकॉन के साथ बनाना चाहूं तो ये काम मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें सिलिकॉन बड़ा एलिमेंट आ गया, कार्बन नहीं है ये। कार्बन की जगह मैंने सिलिकॉन लिख दिया यहां। अब सिलिकॉन की टेंडेंसी मल्टीपल बॉन्ड बनाने की नहीं है, ऑक्सीजन की तो चलो है। तो ये एक रेयर फिनोमिनन है, ये फ्रिक्वेंट है। तो अब हमें इसका स्ट्रक्चर का कंपैरिजन करना है। कैसे कंपैरिजन करने को मिलेगा? जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है वो वैलेंसी तो 4 ही रखी जाएगी सिलिकॉन की, ऐसा तो है नहीं मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाता तो एक ही वैलेंसी रख देंगे, फिर ऑक्सीजन की गड़बड़ हो जाएगी। सिलिकॉन की वैलेंसी हमें तो 4 ही रखनी है।
मल्टीपल बॉन्ड बनाने को मना कर रहा है तो कोई ऑल्टरनेट निकालेंगे हम, रिएक्शन करना है ऑक्सीजन के साथ ही। तो सिलिकॉन बहुत सारे ऑक्सीजन से कंबाइन करता है लेकिन सिंगल बॉन्ड बना के कॉम्बिनेशन करता है। सिलिकॉन फिर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन का फिर सिंगल बॉन्ड सिलिकॉन के साथ, ऑक्सीजन का फिर सिलिकॉन के साथ, सिलिकॉन का फिर 4 ऑक्सीजन के साथ, इस ऑक्सीजन का फिर सिलिकॉन के साथ, सिलिकॉन का फिर 4 ऑक्सीजन के साथ। अब आप कहोगे ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ। ये एक SiO2, ये एक SiO2, एक और SiO2, एक और आगे SiO2, तो बहुत सारे SiO2 मॉलिक्यूल बनते चले गए। दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड बनाने के चक्कर में इसने SiO2 ने बहुत सारे मॉलिक्यूल ने आपस में कॉम्बिनेशन कर लिया। रादर ये SiO2 ना होकर SiO2n है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल अकेला एग्जिस्ट कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड इंडिविजुअल डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इंडिविजुअली SiO2 की तरह एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकता? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। इसे क्या करना पड़ेगा? इसे सिंगल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे SiO2 को एक दूसरे से जुड़ते चले जाना होगा, जुड़ते चले जाना होगा और चेन बनाते चले जाना होगा, बनाते चले जाना होगा। प्रॉपर्टीज पर बड़ा फर्क आ जाएगा इससे। भाई एक ही ग्रुप के मेंबर हैं तो प्रॉपर्टीज तो सिमिलर होनी चाहिए थी, लेकिन प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग आती। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की बात करोगे अगर आप, तो एक अकेला इंडिविजुअल डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है। जबकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर की बात करोगे तो लिखने में तो यही आएगा, लेकिन इनफैक्ट सचमुच में ये पॉलीमेरिक है। इसके मॉलिक्यूल तो जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं और लंबी चेन थ्री डायमेंशनल बनाते चले जा रहे हैं। बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है ये, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, तो इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत बहुत ज्यादा होंगे। जो बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बहुत ज्यादा होती हैं। रादर ये तो मॉलिक्यूल है, अगर आप चाहते हो इसे मेल्ट करना तो सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा आपको इसे डिकम्पोज करना पड़ेगा, तब जाकर के ये मेल्ट हो पाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ऐसा नहीं है, अकेला मॉलिक्यूल है, दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसकी कुछ वीकर है, वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, डाइपोल इंटरेक्शन है। तो ये मॉलिक्यूल एक्चुअली कम बॉइलिंग पॉइंट होंगे इसके काफी। इसके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत बहुत ज्यादा होंगे इसके अपने स्ट्रक्चर की वजह से। भाई मेल्ट करने का क्या मतलब है? मेल्ट करने का मतलब है मॉलिक्यूल को हमें दूर दूर भेजना है। अब ये मॉलिक्यूल तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बॉन्ड बना के जुड़े हुए हैं। SiO2 में तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बॉन्ड ही है इनफैक्ट। बड़ा मुश्किल काम है तोड़ना उसे। SiO2 के लिए एक जो स्टेटमेंट आता है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड की तरह से एग्जिस्ट करेगा, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल टेम्परेचर पर गैस की तरह से एग्जिस्ट करता है। यहीं से हमें बात क्लियर हो गई। नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर गैस है तो इसके बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड है तो सॉलिड को मेल्ट करने के लिए कुछ तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट इसके ज्यादा होंगे। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है और इसके रूट कहां पर है? इस एक लाइन में छुपे हुए हैं इसके कंसेप्ट की। ग्रुप का पहला मेंबर यानी कार्बन ग्रुप के बाकी मेंबर से प्रॉपर्टीज में डिविएशन शो करता है। कार्बन डाइऑक्साइड मोनोमेरिक है, एक मॉलिक्यूल अकेला एग्जिस्ट कर सकता है। SiO2 का एक मॉलिक्यूल अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। SiO2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे और एक पॉलीमेरिक नेटवर्किंग स्ट्रक्चर बनाएंगे बड़ा, जिसकी वजह से इसके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होंगे। एक तो अंतर ये हो गया। और भी कंपैरिजन करना है तो आप स्ट्रक्चर के बेस पे कर लो। जब आपको कहा गया कि सिलिकॉन
सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और वो भी 4। तो आपको एकदम पता चल गया कि सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। फिर ये ऑक्सीजन सिलिकॉन के साथ, ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन के साथ, फिर ये ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन के साथ, फिर ये सिलिकॉन के साथ, फिर सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन के साथ। तो ये तो नेटवर्क चलता जाएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखना होगा, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन मॉलिक्यूल, कार्बन एटम इज sp हाइब्रिडाइज्ड। लीनियर होगा, sp होगा, और ये गैसियस होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। ये सॉलिड होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। ये कंपैरिजन है। और ये कंपैरिजन करने की जरूरत ये पड़ी कि जब एक ग्रुप के मेंबर हैं तो प्रॉपर्टी तो बिल्कुल मिलती जुलती होनी चाहिए, चलो थोड़ा बहुत तो अंतर आता है चलेगा, लेकिन इतना अंतर थोड़ी आएगा कि CO2 गैसियस, सिलिकॉन डाइऑक्साइड सॉलिड। ये अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि ग्रुप का पहला मेंबर डेविएशन शो करता है। हाँ, बाकियों में फिर वो सिमिलरिटी रहेगी सिलिकॉन की, बाकी सब सॉलिड है, 3 डायमेंशनल नेटवर्किंग बनाते हैं, ये सिलिकॉन से रिजेंबल करेंगे, कार्बन अलग चलेगा। तो हमें इनफैक्ट वो उसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं जो हमने शुरू में ये पढ़ा था कि ग्रुप का पहला मेंबर डेविएशन शो करता है। हम इनफैक्ट इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक हो गई बात? तो अब ये बात जो मैंने आपको बताई वो सारी आप लिख सकते हो। यही बात मैंने बताई आपको, CO2 इंडिविजुअल मॉलिक्यूल होता है। इसे देखो, पढ़ो, कोई अगर प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछो, डिस्कस करो इसको। अगर रिप्रेजेंटेशन ही करना है आपको, ये देखो जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। सेंट्रल पोजीशन पर ये सिलिकॉन को रिप्रेजेंट किया गया, ये सिलिकॉन है, 4 ऑक्सीजन से घिरा हुआ है। ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल लिखना होगा। एक ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से घिरा हुआ है, फिर ये सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से घिरा हुआ होगा, फिर ये ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से, फिर ये वाला सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से, 1 2 3 4। तो इसी तरह से सिलिकॉन को मैं कनेक्ट करता हुआ शो करूंगा। सारे नहीं शो किए, ये कुछ एक एरिया शो किया गया, फिर तो इतना कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर होता, समझ नहीं आता, इसलिए सारे वैलेंसीज को यहां शो नहीं किया गया है। जो वैलेंसीज शो की गई हैं, आप ये सोच सकते हो कि ये सिलिकॉन की 4 वैलेंसी, सिलिकॉन की 2 कर दी, इधर भी ऑक्सीजन होगा, यहां 3 कर दी, इधर 1 ऑक्सीजन होगा, यहां 1 कर दी तो इधर 3 ऑक्सीजन और होंगे, यहां पर 2 कर दी इस सिलिकॉन की तो 2 और होंगे। तो नेटवर्क बनता चला जाता है, बस जुड़ते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करना होगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। और एग्जाम में जैसे आपको होम एग्जाम में लिखना थोड़ा सा इस तरह से मुश्किल रहेगा, तो समझाने के लिए अपनी बात को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई गलत नहीं कहेगा इसको अगर आप ऐसे, लेकिन क्योंकि वो एक्चुअली 3D होता है तो 3D को रिप्रेजेंट तो उसी तरह से करोगे। सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से, 1 ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से, 1 सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से, 2 ऑक्सीजन, सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से, ये 1 ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से, ये आना चाहिए रिजल्ट। एक तो ये बात हो गई। जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ रिएक्शंस काम के हैं, क्योंकि हम पूरी केमिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे हैं, पूरे रिएक्शंस तो पढ़ नहीं रहे हैं, कुछ एक रिएक्शंस इसके SiO2 के बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं। वो रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा, एक रिएक्शन डिस्कस करेंगे हम इसका, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है,
सिलिकॉन डाइऑक्साइड का रिएक्शन NaOH के साथ। आप जानते हो NaOH अगर कार्बन डाइऑक्साइड से करे रिएक्शन तो ये तो आप लिख सकते हो Na2CO3, ये लिख दोगे। अब ये रिएक्शन यहां कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर हम SiO2 को रिएक्शन करते हैं NaOH से तो मिलता जुलता सॉल्ट फॉर्म होगा Na2SiO3, C की जगह सिलिकॉन। स्ट्रक्चर इसका अलग होगा, बस ध्यान देने की बात यह है। कार्बन के स्ट्रक्चर में Na2SiO3 के स्ट्रक्चर में कुछ फर्क आते हैं। वो स्ट्रक्चर्स हम इस चैप्टर के आखिरी में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के आखिरी में सिलिकेट के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये सिलिकेट, जैसे मैंने बोल दिया कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिलिकेट। साथ में यहां भी एसिड बेस से रिएक्शन हो के सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, यहां भी वाटर आप बाय प्रोडक्ट लिख दोगे। एक तो ये है रिएक्शन। एक दूसरा अलग रिएक्शन और है जब हम SiO2 को रिएक्शन करते हैं HF के साथ, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ। ये एसिड है, ये बेस है, ये ऑक्साइड है, SiO2 इज ऑक्साइड रिएक्शन करके ये बनाएगा SiF4 प्लस 2H2O। SiF4 सॉल्ट की तरह से एग्जिस्ट करेगा। मतलब इसका ये हुआ कि SiO2 बेस एंड एसिड दोनों से रिएक्शन करने में कैपेबल है, जबकि CO2 किसी एसिड से रिएक्शन नहीं कर पाता। अगर हम इसको एसिड से रिएक्शन करना चाहें तो एसिड से ये प्रोडक्ट नहीं बनाता कोई। हाँ, बेस से ये रिएक्शन कर लेता है। यहां से ये बात पता चलती है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर एसिडिक देन SiO2। ये फर्दर आगे भी रिएक्शन देता है, SiF4 फर्दर HF से रिएक्शन करके और भी कंपाउंड बनाता है। तो उसको हम क्योंकि केमिस्ट्री में डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ये वाला पार्ट अभी इस साल स्किप हो गया सारा। अदरवाइज पहले ये आता था कि डिटेल्ड रिएक्शन जो इसका होता था। तो अभी मैं ये दो रिएक्शन आपको बता रहा हूं। सिलिकॉन का NaOH से रिएक्शन यानी SiO2 रिएक्ट करता है और सॉल्ट बनाता है। SiO2 HF से यानी एसिड से रिएक्शन करता है और सॉल्ट बनाता है। SiO2 दोनों से रिएक्शन कर रहा है तो कुछ एम्फोटेरिक बिहेवियर इसमें होता है। SiO2 थोड़ा सा नेचर में एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक हम किन्हें बोलते हैं? जो एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं। हाँ, अगर कंपैरेटिवली बोला जाए तो ये कहा जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एसिडिक है, SiO2 कम एसिडिक है। कहीं अगर लिखा हुआ है तो ये बात भी करेक्ट है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एसिड से रिएक्शन नहीं कर पाता, सिलिकॉन डाइऑक्साइड HF से रिएक्शन कर पाता है। एक ये प्रॉपर्टी है इसकी। तो ग्रुप 14 में हमने ये कंपैरिजन किया। अब आगे बढ़ते हुए हम दूसरा जो पार्ट करते हैं इस ग्रुप 14 की एक और प्रॉपर्टी का, वो है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब है चेन बनाने की टेंडेंसी। ग्रुप 14 एलिमेंट एक कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसमें जो पहला मेंबर है ये कैटिनेशन यानी चेन बनाने में बहुत ज्यादा कैपेबल है। चेन बनाने का मतलब कार्बन कार्बन से जुड़कर एक 2 से जुड़ा, 3 से 4, 5, 6 जुड़ता चला जाता है कार्बन, लिमिट नहीं है कोई भी।
2, 4, 10, 20, 50, 100, 1000, 10,000, 5,000, लाख, 10 लाख। पॉलीमर्स में बहुत बहुत ज्यादा कार्बन जुड़े होते हैं। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर जो सेलुलोज होते हैं, जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, उसमें तो कार्बन कार्बन जुड़ता 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 बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना देता है। बीच में कहीं ऑक्सीजन भी आ जाता है, फिर कार्बन जुड़ना शुरू हो जाता है, बीच में फिर ऑक्सीजन आ गया, फिर कार्बन जुड़ना शुरू हो गया। चेन बनाने की टेंडेंसी ही इसको बाकी एलिमेंट से अलग करती है। और ये जो ऑर्गेनिक आपको पढ़नी पड़ती है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से है, कार्बन की, क्योंकि चेन बनाने की टेंडेंसी है। तो एक अकेला ही ये इतने सारे कंपाउंड बना लेता है कि बाकी सब मिलके भी नहीं बना पाते। अगर टोटल हम मानते हैं कि 118 एलिमेंट हैं, तो उसमें से एक ही तो है कार्बन। बाकी के स्टेबल अनस्टेबल सब मिला के मैं बता रहा हूं। बाकी के तो जो बचे वो 117 बचे। 117 के कंपाउंड एक तरफ और अकेले कार्बन के एक तरफ। और बल्कि अगर गिनोगे तो कार्बन के बहुत बहुत ज्यादा कंपाउंड निकलेंगे इन सब 117 के टोटल कंपाउंड से। तो कार्बन की कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी बिल्कुल अपार है, बहुत ज्यादा है, बनाता ही जाता है। और पहले तो स्ट्रेट चेन बनाएगा, फिर ब्रांच भी बना देता है। सिलिकॉन में ये होती है, इतनी नहीं है, लेकिन जर्मेनियम में और कम होती है। इस जैसा कोई एलिमेंट है ही नहीं। करने को यूं हम बोल देते हैं कि थोड़ी बहुत ऑक्सीजन भी करता है, थोड़ा बहुत नाइट्रोजन भी करता है। अब थोड़ा बहुत में तो बस थोड़ा बहुत ही है, लेकिन थोड़ा बहुत तो क्रिकेट हम भी खेल लेते हैं। अब लेकिन कितना खेलते हैं ये तो बाकी तब पता चलेगा ना, जब ग्राउंड में आएंगे। और भाई थोड़ा बहुत तो सभी खेल लेते हैं, कोई भी खेल लेगा क्रिकेट जाके। बात तो तब है ना कि टीम में खेलो, नेशनल टीम में खेलो, स्टेट खेलो, बात तो तब है। तो थोड़ी बहुत तो कैटिनेशन सिलिकॉन, जर्मेनियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये कर लेते हैं सब। लेकिन कार्बन के तो आसपास भी नहीं है। पहला नंबर कार्बन का है, दूसरा कार्बन का है, तीसरा कार्बन का है, चौथा कार्बन का है, पांचवा कार्बन का है, कहीं हजारवा 10,000वां नंबर सिलिकॉन विलिकन का आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई कंपटीशन होता है, वो उसमें बोलते हैं कि किसी ने 100 में से एक के 99 आ गए, दूसरे के आ गए 3 नंबर, चौथे के आ गए 5 नंबर, पांचवे के आ गए किसी के 2 नंबर। तो यहाँ तो दूसरा नंबर है ही नहीं किसी का, देखा जाए तो कहाँ है, बस पहला ही पहला वाला है, बाकी तो बहुत दूर है। दूसरा तो तब होता ना जब एक के 99 थे, तो दूसरे के सपोज करते हैं चलो 95 आ जाए, चल जाएगा। तो अकेला एक कार्बन ऐसा एलिमेंट है पूरी पीरियड। कंपैरिजन हमें करना है तो कम तो बताएंगे ही कि सिलिकॉन की कम है, लेकिन ये कम तो बहुत बहुत कम है। कैटिनेशन कार्बन बहुत शो करता है, और डाउन द ग्रुप मूव करने पर कैटिनेशन प्रॉपर्टी कम होती चली जाती है। हमें बोलना पड़ेगा कमी होती है, लेकिन अगर मुझे लिखना पड़े तो मैं लिखूंगा कार्बन की बहुत 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 ज्यादा, फिर सिलिकॉन की, फिर जर्मेनियम की, फिर एसएन की, फिर पीबी की। यह है सही तरीका। यह प्रॉपर्टी कैटिनेशन की है, मतलब चेन बनाने की टेंडेंसी। ऐसा इसलिए कि कार्बन का साइज छोटा है, मॉडरेट साइज है, बहुत इस तरीके का साइज है कि दूसरे से ये बहुत छोटे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है। अब आप कहोगे छोटा तो ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन की प्रॉब्लम ये है, उसमें लोन पेयर आ जाता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड छोटा है, लेकिन लोन पेयर इसके पास भी है, ये लोन पेयर इसके पास भी है। ये दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, और ईर्ष्या नुकसान पहुंचाती है। ये इस बॉन्ड को पनपने नहीं देते, जो इसकी स्ट्रेंथ ही छोटा होने की वजह से ये इनका रिपल्शन खत्म कर देता है, ऐसे चेन नहीं बनाने देता लंबी। तो जिनके पास लोन पेयर्स होते हैं वो कैटिनेशन नहीं शो करते, वरना कार्बन की जगह आगे इससे नाइट्रोजन भी था, वो तो इससे भी छोटा होता है, ऑक्सीजन भी था, वो तो और छोटा होता है, फ्लोरीन तो और छोटा होता है।
लेकिन फ्लोरीन का तो बनता ही एक बॉन्ड है, उसको तो वैसे ही निकाल दिया हमने बाहर। अब आपके दिमाग में आई बात कि चलो हम ऑक्सीजन को कहते हैं कैटेनेशन करो, दौड़ लगाओ 7 कार्बन के, कैटेनेशन करा दो। लेकिन इसके पास ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई हुई है पहले से, लोन पेयर्स हैं ऑक्सीजन के पास, हर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसका लोन पेयर दूसरे लोन पेयर को दूर भगाएगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ नहीं आने देगा, कैटेनेशन नहीं हो पाएगा। आपको बोरोन के पास तो नहीं होता लोन पेयर, इससे पहले आ जाओ, वो भी ग्रुप का पहला मेंबर है, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उसका ऑक्टेट ही पूरा नहीं है, लोन पेयर तो नहीं है लेकिन वो तो बेचारा पहले से कमी है इलेक्ट्रॉन्स की। सबके इश्यूज हैं अपने अपने, ये इश्यूज लेकिन कार्बन के पास नहीं है सारे। कार्बन परफेक्टली फिट है कैटेनेशन करने के लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परफेक्ट है इसकी, साइज, लोन पेयर के एब्सेंस, इन सारी बातों के चलते कार्बन कैटेनेशन शो करता है। अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है ये, व्हाई कार्बन शोज कैटेनेशन? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। फ्लोरीन तो बहुत ज्यादा, ऑक्सीजन बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हम अगर सोडियम लिथियम पर आ जाएं तो बिल्कुल ही हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। कार्बन मॉडरेट है, बीच में है कहीं। दूसरा, कोई लोन पेयर नहीं है। तीसरा, छोटा एलिमेंट है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाता है, कोई लोन पेयर ना होने से रिपल्शन नहीं होता, कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है कार्बन के पास। ये सब कारण के चलते कार्बन कैटेनेशन शो करता है। लेड तक पहुंचते पहुंचते ये कैटेनेशन शो करना बंद कर जाते हैं। ये वही सारी बात है जो मैंने आपको अभी डिस्कस की है। एक ये यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की, और कार्बन की एक और प्रॉपर्टी है जो बाकी मेंबर भी करते हैं शो, बाकी ग्रुप के मेंबर या पूरी पीरियोडिक टेबल में और भी मेंबर शो करते हैं, जिसे हम कहते हैं एलोट्रॉपी, एलोट्रॉप्स। इसमें कोई प्रॉब्लम हो कैटेनेशन में, कुछ डिस्कस करना चाहते हो तो डिस्कस कर लो पहले। एलोट्रॉप्स मैंने आपको बताया कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग स्ट्रक्चर हो जाने की वजह से जब नए अलग अलग स्ट्रक्चर बन जाते हैं तो उन अलग अलग स्ट्रक्चर को आप एलोट्रॉप बोलते हो। कार्बन की ये टेंडेंसी बहुत ज्यादा है एलोट्रॉप बनाने की। जो बाद के मेंबर्स हैं उनकी एलोट्रॉप बनाने की टेंडेंसी ना के बराबर है, कम है। कार्बन की क्यों है ये टेंडेंसी? क्योंकि कार्बन पाई बॉन्ड भी बना सकता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, कार्बन कैटेनेशन भी शो करता है। ये सारी प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन के चांस हैं एलोट्रॉपी शो करने के। कार्बन की मेनली 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। एक डायमंड होता है जिसमें ये टेट्राहेड्रल होता है, कार्बन इस तरह से कनेक्टेड रहता है 4 से। एक ग्रेफाइट होता है जिसमें ये हेक्सागोनली कनेक्टेड रहता है। हाइब्रिडाइजेशन डायमंड में sp3 रहेगा, डिटेल अभी मैं बताने वाला हूं। ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा कार्बन। एंड जो हमारे पास फुलेरीन होता है, इस फुलेरीन में C60 यानी 60 कार्बन एटम्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और कनेक्टेड रहेंगे और जुड़ते हुए ये सॉकर बॉल की तरह से स्ट्रक्चर बना देंगे। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। एक डायमंड है पहला, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा है फुलेरीन। नंबर 1 को हम एक्सपेंड करते हैं। डायमंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड, टेट्राहेड्रली लिंक्ड रहता है एक दूसरे के साथ। ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है और बड़ा रिजिड नेटवर्किंग, थ्री डायमेंशनल नेटवर्किंग, बड़ा हार्ड स्ट्रक्चर ये क्यों हो जाता है? क्योंकि जब टेट्राहेड्रल एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा रहेगा
और फर्दर ये दूसरे कार्बन से जुड़ेगा, फर्दर ये 4 कार्बन से जुड़ेगा, फर्दर ये 4 कार्बन से जुड़ेगा, तो इसके ब्रेक होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी। इतना बड़ा मॉलिक्यूल ये फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। नेटवर्किंग स्ट्रक्चर जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, 3 डायमेंशनल नेटवर्किंग स्ट्रक्चर बन जाने की वजह से ये बड़े हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वैलेंसी होती है इसकी, ये बिल्कुल परफेक्ट 109.5 होगा ना। 109.5 जो एंगल होता है वो एंगल टेट्राहेड्रल एंगल रेगुलर रहता है, और ये डायमंड में भी कार्बन का एंगल होता है। बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है इस बॉन्ड को तोड़ने में, और एक तो तोड़ना नहीं, कितने सारे बॉन्ड तोड़ने हैं। तो थर्मोडायनेमिकली हाईली स्टेबल, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल का मतलब हीट हमें बहुत ज्यादा इसको देनी होगी, तब जाकर के ये टूटेगा। कम हीट से ये नहीं टूट पाएगा। तो ये जो बातें मैंने बताई हैं ये बड़ी सिंपल सी बातें, आपने छोटी क्लास में भी पढ़ रखी होंगी, बड़ी मुश्किल नहीं है। तो इनको एक बार देखो। और जो नेटवर्किंग स्ट्रक्चर की वजह से आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ इसमें आ सकते हैं, जैसे मैं कुछ एक दो बता रहा हूं आपसे। वाई डायमंड इज वेरी हार्ड, वाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डायमंड आर वेरी हाई, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट्स क्यों हैं। और इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि जो डायमंड है why it is networking structure। 3D नेटवर्किंग स्ट्रक्चर। एक क्वेश्चन और आ सकता है, why diamond is non-conductor of electricity। नॉन कंडक्टर ये इसलिए होता है क्योंकि इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो गए। इलेक्ट्रॉन चल नहीं सकता इसमें, मोबिलिटी चाहिए इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी के लिए। डायमंड नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। अगर हमें कभी इसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना हो तो ये रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे। जैसे ये कार्बन है, 4 कार्बन से जुड़ा है, कार्बन नंबर 1 हो गया, ये कार्बन नंबर 2 हो गया, कार्बन नंबर 3 हो गया, कार्बन नंबर 4 हो गया। तो बस ये नेटवर्किंग स्ट्रक्चर, बस बॉन्ड डिस्टेंस याद रखने का नहीं है ये, लेकिन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डिस्टेंस ये है कि डबल बॉन्ड से बड़ा होगा, ट्रिपल बॉन्ड से बड़ा होगा, ये बॉन्ड डिस्टेंस इसमें आएगा। तो ये 3D स्ट्रक्चर डायमंड का हो जाना चाहिए। इसका कंपैरिजन हमें करना है ग्रेफाइट के साथ। कार्बन का एक एलोट्रॉप, मतलब बस हमें कार्बन ही रखना है, एलिमेंट चेंज नहीं करना है। करना क्या है, इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देना है बस। स्ट्रक्चर को चेंज कर देने का मतलब ये वाली जो पैटर्न थे स्ट्रक्चर के अब कुछ और पैटर्न हो जाएंगे।
वो ग्रेफाइट के पैटर्न अलग होंगे। तो एक इसके बाद जो एलोट्रॉप आता है वो है ग्रेफाइट। लेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का, लेयर जैसा। पहली बात, ग्रेफाइट में जो कार्बन होता है वो sp2 कार्बन होता है, sp3 नहीं होता। कार्बन अगर sp2 है तो ऐसा होगा, दूसरा एक और कार्बन sp2 है तो आप ऐसे लिखोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे, एक और कार्बन sp2 है, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर। अब हमें कार्बन के अलावा तो कुछ रखना नहीं है, यहां कार्बन रखेंगे फिर इसे sp2 बना देंगे। बड़ा आसान है बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस हर एक कार्बन को ट्राइगोनल प्लेनर लिखना है और कार्बन के अलावा कुछ और लिखना नहीं है। तो ये तो प्लेनर है ना स्ट्रक्चर, हर एक कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, एक s, 3p, 4 इलेक्ट्रॉन इसके कार्बन के, एक इलेक्ट्रॉन ये छोड़ दिया, बाकी के 3 को कार्बन से बॉन्ड बना दिया। 3 ही तो बॉन्ड बने हुए हैं कार्बन से, 4 नहीं कनेक्टेड रहते। एक अंतर क्या हो गया ग्रेफाइट एंड डायमंड में? डायमंड में एक एलिमेंट कार्बन को 4 कार्बन घेर करके रखते हैं, जबकि जो हमारा ग्रेफाइट है उसे एक कार्बन को 3 कार्बन घेर करके रखते हैं। हर एक कार्बन पर एक और इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। अब देखो वो वाली बात जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कंडक्टिविटी की, यहां फ्री इलेक्ट्रॉन बच गए, ठीक है ये बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन ये इधर या इधर मूव करने में कैपेबल है, मोबिलिटी है इनमें। जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो डिलोकलाइज हो सकते हैं, अपनी जगह से हटके दूसरी जगह जा सकते हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण, हर कार्बन पर एक और इलेक्ट्रॉन होने के कारण ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है अच्छा खासा, है कार्बन ही, कुछ और नहीं मिलाया हमने। ग्रेफाइट भी कार्बन, डायमंड भी कार्बन। स्ट्रक्चर में कितना अंतर, ये लेयर्ड स्ट्रक्चर, एक लेयर बनी, ऐसी लेयर बना दी हमने एक, जैसी उसमें H3BO3 में बनाई थी भाई, वैसी एक लेयर ग्रेफाइट की बना दी। लेयर बनाते चले गए हम, एक शीट बना दी, दूसरी शीट बना दी, तीसरी शीट बना दी। ये शीट आपस में वीक वैंडरवाल्स फोर्सेस से जुड़ी रहती हैं, जिनको तोड़ना आसान है। जिन पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक शीट दूसरी पर स्लिप हो जाएगी, तो ग्रेफाइट स्लिपरी होता है, सॉफ्ट होता है। पाउडर अगर बनाओगे तो बिल्कुल बड़ा सॉफ्ट पाउडर इसका ग्रेफाइट का बनता है। वही कुछ सी प्रॉपर्टीज होती हैं, वैसी सी कुछ जैसी H3BO3 की होती है। अब वहां डिफरेंट, वो एलोट्रॉप नहीं है क्योंकि वो तो कंपाउंड था, ये एलोट्रॉप है, स्ट्रक्चर लेकिन रिजेंबल कर रहा है। तो ये जो लेयर स्ट्रक्चर बनते हैं, मैंने बताया ये लेयर ट्राइगोनल प्लेनर की, sp2 हाइब्रिडाइज की, हर कार्बन पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन, कई सारी लेयर एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी वैंडरवाल्स फोर्सेस से। हेक्सागोनली होंगे ये भाई, जब 3 को करोगे, 3 वैलेंसी बनाओगे और हर एक का एंगल 120 होना चाहिए, तो हेक्सागन ही बनेगा, कोई और थोड़ी बनेगा। इसमें 5 नहीं लिख सकते रिंग में, कार्बन रिंग में 6 ही लिख पाओगे, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर में 120 एंगल होता है। 120 एंगल तो हेक्सागोनल में ही आएगा, किसी और में थोड़ी आएगा। पेंटागोनल में तो 108 एंगल आ जाएगा, और 4 अगर कार्बन रखोगे तो वहां तो 90 एंगल रखना पड़ेगा आपको, तो हेक्सागोनल ही बनेगा स्ट्रक्चर। तो ये दो बड़े काम के पॉइंट आ जाते हैं। और सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इसमें दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, हर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड, और कार्बन के ये दो पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में बन सकते हैं। यहाँ पाई बॉन्ड बन गया, यहाँ पाई बॉन्ड बन गया, आगे पाई बॉन्ड बन गया। ये पाई बॉन्ड अपनी जगह से हटके दूसरी जगह डिलोकलाइज हो सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह डिलोकलाइज हो सकते हैं। इसी को मैं बोलूंगा, इसी की वजह से ये कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का।
तो ये जितनी बात मैंने बताई है वो मैं नोट करा रहा हूं आपको। ये जितनी भी लेयर्स बनती हैं मैंने कारण बता दिया लेयर बनने का। हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, हर लेयर हेक्सागोनल रिंग की बनी होती है जो अभी बना के दिखाई आपको, और दोबारा भी मैं बताऊंगा। हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड 3 सिग्मा बॉन्ड बनाकर और एक पाई बॉन्ड बनाकर एग्जिस्ट करता है, और इस ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, डायमंड नॉन कंडक्टर है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। एक अंतर तो ये है। दूसरा अंतर डायमंड की हार्डनेस एंड ग्रेफाइट की सॉफ्टनेस का है। जो डायमंड होता है बड़ा हार्ड है 3 डायमेंशनल नेटवर्किंग की वजह से। ग्रेफाइट में क्योंकि लेयर स्ट्रक्चर होते हैं, ये लेयर वीक वेंडरवॉल्स फोर्स से बंधे होने की वजह से, ये फोर्स वीक फोर्स है ना, वेंडरवॉल्स फोर्स, ये सॉफ्ट होते हैं ग्रेफाइट, और आसानी से ये वीक वेंडरवॉल्स फोर्स क्योंकि ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं, इसलिए हम इनके स्ट्रक्चर को H3BO3 से रिजेंबल कर सकते हैं। ये एक्चुअल स्टेटस है इसका हेक्सागोनल। ये यहां पर कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड जो शो नहीं किए गए, स्ट्रक्चर का मतलब अपीयरेंस दिखाई गई है, इसकी बॉन्डिंग नहीं दिखाई गई है। यहाँ पाई बॉन्ड होगा, ये पाई बॉन्ड होगा, इधर पाई बॉन्ड हो जाएगा, ये इधर पाई बॉन्ड हो जाएगा, ये वाला यहाँ पर पाई बॉन्ड होगा, ये बनते चले जाएंगे, आगे होगा तो यहाँ पाई बॉन्ड होगा। ये जो पाई बॉन्ड हम बना रहे हैं इसकी वजह से ये कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ये डिस्टेंस 340 पिकोमीटर है, बॉन्ड डिस्टेंस नहीं है, ये दो लेयर्स के बीच का डिस्टेंस है जो कि काफी ज्यादा है। ये जो डिस्टेंस है 141.5 पिकोमीटर आ गया। देखो ये डिस्टेंस अभी हमने डायमंड में किया था, कितना आया था, 154 पिकोमीटर आया था डायमंड के 2 कार्बन में। तो डायमंड के 2 कार्बन कौन से थे, sp3 sp3, ये डिस्टेंस कितना आ गया 154 पिकोमीटर। और इसके जो 2 कार्बन है वो पार्शली डबल बॉन्डेड है, क्योंकि sp2 है ना ये, तो चलो डबल बॉन्ड भी ना लिखो तो sp2 तो लिखोगे ही आप इसे, sp2 sp2। तो ये बॉन्ड डिस्टेंस 141.5 पिकोमीटर हो गया। बॉन्ड डिस्टेंस छोटा, बॉन्ड डिस्टेंस बड़ा, ये बड़े काम की बात है आपके लिए। हाइब्रिडाइजेशन जैसे जैसे परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ता है, मैं बॉन्डिंग पे वाली बात बोल रहा हूं, परसेंट एस कैरेक्टर यहां sp2 में कितना है, 33% है। यहां परसेंट एस कैरेक्टर कितना है, 25% है। जैसे जैसे परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ेगा ऐसे ऐसे बॉन्ड डिस्टेंस कम होता चला जाएगा। तो बॉन्ड डिस्टेंस इज इनवर्सली रिलेटेड विद परसेंट एस कैरेक्टर। परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ा, बॉन्ड डिस्टेंस कम हो गया, क्योंकि एस ऑर्बिटल छोटे होते हैं। जितना ज्यादा एस ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन में कंट्रीब्यूशन होगा उतना ही बॉन्ड डिस्टेंस कम होगा। मेरी बात अगर समझ नहीं आई है तो एक बार जहां मैंने हाइब्रिडाइजेशन करा रखा है 5 मिनट 10 मिनट लगा करके उस हाइब्रिडाइजेशन का ये वाला पोर्शन देख लो, फिर आपको मेरी बात पक्की तरह से समझ आ जाएगी। अदरवाइज अगर पता है कि परसेंट एस कैरेक्टर क्या है, sp3 में परसेंट एस कैरेक्टर, भाई sp3 टोटल ऑर्बिटल 4, 3p 1s, तो 25% एस हो गया। sp2 में टोटल 3, 1s तो 33% हो गया, 33.3% हो गया। sp में आधा आधा बराबर बराबर 50% एस हो गया।
sp सबसे छोटा होगा बॉन्ड, sp3 सबसे बड़ा होगा। यहीं से बॉन्ड डिस्टेंस हम नाप करके उन्हें स्टैंडर्ड बना करके चलते हैं, क्योंकि इस पर बड़ा वर्क हुआ है और क्रिस्टलोग्राफी वगैरह से हम इनके बॉन्ड डिस्टेंस बड़ी अच्छी तरह से मेजर कर पाते हैं। एक ये बात होगी। इसके बाद आते हैं हम एक और स्ट्रक्चर पर, जो कि होता है फुलेरीन। ये इसका स्ट्रक्चर बड़ा रिसेंटली बहुत इन्वेस्टिगेट किया गया है और बहुत अच्छी तरह से बहुत ज्यादा रिसर्चेस करके इसके स्ट्रक्चर को डिटरमिन किया गया है कि इसमें 60 कार्बन होते हैं और जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होकर बिल्कुल स्फेरिकल बॉल जैसा, सॉकर बॉल जैसा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो फुलेरीन करने से पहले आप इसमें कोई डाउट अगर लग रहा है तो पहले पूछ लो, फिर हम फुलेरीन का स्ट्रक्चर करेंगे। फिर ये तीनों इसके एलोट्रॉप्स हो जाएंगे कार्बन के, फुलेरीन करने के बाद। कार्बन का एक एलोट्रॉप है फुलेरीन। 60 एलिमेंट एटम्स यानी के कार्बन के एक दूसरे से कनेक्ट होकर बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं इनर्ट एनवायरनमेंट में, यानी कुछ वहां ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट ना हो कोई और। जब हम हीट करेंगे इलेक्ट्रिक आर्क में, कार्बन को हीट करेंगे यानी ग्रेफाइट को हीट करेंगे, अगर ऑक्सीजन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, मुश्किल आ जाएगी। तो एनवायरनमेंट मस्ट बी इनर्ट, आसपास कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे वो रिएक्शन कर सके। हीलियम या आर्गन का कुछ तो होगा लेकिन वैक्यूम तो होगा नहीं, तो हीलियम या आर्गन गैस की प्रेजेंस में हम इसको करते हैं। ठीक है। क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर बनते हैं इस तरह से कंबाइंड होते हैं कार्बन कार्बन एक दूसरे से, कि ये चेन से बना देते हैं ऐसी कुछ। ये जो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो तो मैं अभी बताऊंगा, ये बड़ा रैंडम सा करके बता रहा हूं मैं। ऐसा बॉल जैसा सा कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये कुछ हैंगिंग से नजर आते हैं बिल्कुल, मतलब एक फ्री सा मॉलिक्यूल। और ये टोटल कार्बन की संख्या 60 होती है, तो C60 मॉलिक्यूल की तरह से ये ऐसे होते हैं जैसे फ्री एक सॉकर बॉल होती है, उस तरह से कुछ ये देखने में नजर आते हैं मॉलिक्यूल्स। और बिल्कुल परफेक्टली प्योर फॉर्म है कार्बन की, इसमें कुछ और अवेलेबल नहीं होता। एलोट्रॉप्स होते ही प्योर हैं, लेकिन ये कार्बन की बिल्कुल परफेक्टली प्योर फॉर्म है, इसमें कुछ और अवेलेबल नहीं होगा। और ये सारे कार्बन जब एक दूसरे से मिल करके स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो केज जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, जैसा अभी मैंने बताया था। तो कुछ केज जैसा स्ट्रक्चर बना था और हम इसको बोलते हैं फुलेरीन स्ट्रक्चर। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में जो क्रिस्टलोग्राफी है उससे मदद लेकर के इसके बारे में कुछ चीजें डिटरमिन की गई हैं। दो टाइप के इसमें रिंग होते हैं, एक 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं, एक 5 मेंबर्ड रिंग होते हैं। जैसे हम सॉकर बॉल देखते हैं तो उसमें आपको एक रिंग से नजर आते हैं, जो बनी होती है वो ऐसे स्केल से होते हैं ना, ऐसे करके बनाते हो आप। ऐसे कुछ बना होता है फुटबॉल पर। तो ये इस रिंग की मैं बात कर रहा हूं, इस रिंग में कार्बन 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 ये लगे होते हैं। तो यहां सारे के सारे 5 मेंबर्ड नहीं होते रिंग। इस फुलेरीन के स्ट्रक्चर में कुछ 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं और कुछ 5 मेंबर्ड रिंग होते हैं। जो 6 मेंबर्ड रिंग की संख्या है वो 20 होती है और जो 5 मेंबर्ड रिंग की संख्या है वो 12 होती है। ये 60 कार्बन ऐसे एकोमोडेट होते हैं कि 20 रिंग 6 मेंबर्ड रिंग से मतलब मेरा ऐसे रिंग से है, और 12 रिंग कौन से वाले होते हैं,
ऐसे वाले 5 मेंबर्ड रिंग 12 होते हैं। ठीक हो गई बात। अब लेकिन ये अरेंज कैसे होते हैं? अब ऐसा थोड़ी है कि 6 मेंबर्ड तो एक कोने में लगे होंगे और 5 मेंबर्ड एक कोने में लगे होंगे। इनका जो अरेंजमेंट है वो भी डिटेक्ट किया जा चुका है। ये जितना भी है सारा, ये सब एनसीईआरटी में है गिवन, जो मैं आपको बता रहा हूं। ये आपके 11th के सिलेबस का हिस्सा है सारा। इट कंटेन्स 26 मेंबर्ड रिंग एंड 12 5 मेंबर्ड रिंग्स। ये जो बात मैंने अभी बताई, जो 6 मेंबर्ड रिंग हैं वो 2 रिंग से फ्यूज्ड रहते हैं। अभी जब मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा तो और क्लियर होगी बात। ये 6 मेंबर्ड रिंग है, जैसे किसका है? कार्बन का होगा। तो ये 5 मेंबर्ड से भी फ्यूज्ड रहते हैं और ये 6 मेंबर्ड से भी फ्यूज्ड रहते हैं। 6 मेंबर्ड रिंग किससे फ्यूज्ड है? 5 मेंबर्ड से भी, 6 मेंबर्ड से भी। ठीक हो गई बात। एक पॉइंट ये है, यही बात मैं बता रहा हूं, 6 मेंबर्ड रिंग इज फ्यूज्ड विद 6 और 5 मेंबर्ड रिंग। इसका मीनिंग ये है। लेकिन जो 5 मेंबर्ड रिंग है वो सिर्फ किससे फ्यूज्ड होगा? वो सिर्फ 6 मेंबर्ड से फ्यूज्ड होगा। यहां पर मैं अगर लिखता हूं 6 मेंबर्ड एक इधर मैंने फर्दर 6 मेंबर्ड रिंग लिख दिया, इधर मैंने एक और 6 मेंबर्ड लिख दिया। इस 5 मेंबर्ड रिंग के चारों तरफ तो 6 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड। जो 5 मेंबर्ड रिंग है वो घिरा हुआ है सिर्फ 6 मेंबर्ड रिंग से। ये स्ट्रक्चर में अगर ये 4 बातें आपको पता चल जाती हैं तो सारा स्ट्रक्चर ये कंप्लीट हो जाता है। और डेफिनेटली होगा तो ये, क्योंकि एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो एक ऑड इलेक्ट्रॉन इस पर प्रेजेंट होगा। दैट मींस हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की तरह से। ये स्ट्रक्चर डायमंड जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, ये ग्रेफाइट जैसा स्ट्रक्चर है। हाँ, ग्रेफाइट स्ट्रक्चर में कुछ थोड़ा सा डेविएशन जरूर है, ये sp2 होने के बावजूद भी थोड़ा सा प्लेनरिटी से डेविएट करेगा। थोड़े की बात हो रही है, बहुत ज्यादा की बात नहीं हो रही है। तो मैं क्या बोलूंगा इसमें फर्दर, ये जो पॉइंट मैंने बताए वो आप प्रॉपरली समझ करके इसको करोगे। हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हर 5 मेंबर रिंग्स 6 मेंबर्ड से, हर 6 मेंबर्ड 5 एंड 6 दोनों से कनेक्टेड रहता है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखना चाहोगे तो देखो 5 मेंबर रिंग है, ये एक कार्बन हो गया, एक और कार्बन है, एक और कार्बन, एक और कार्बन, एक और। अभी हमने किया था ये 6 मेंबर्ड से घिरा हुआ है, इधर 6 मेंबर्ड, इधर 6 मेंबर्ड, इधर 6 मेंबर्ड, इधर 6 मेंबर्ड। ये वाले की बात कर रहा हूं। और 6 मेंबर्ड जो है यही वाला ले लो, ये 6 मेंबर्ड से भी घिरा हुआ है, 5 मेंबर्ड से भी कनेक्टेड है। ये 6 मेंबर्ड है, इधर 5 मेंबर्ड है, तो ये दोनों से हो सकता है। तो देखने में ऐसा कुछ नजर आएगा। वेल, बनाने के लिए तो ये नहीं आ सकता, लेकिन ये है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अभी स्टेटमेंट आपको लिखाए हैं उस पर, और ये सारी बातें हमें पता कैसे चली हैं, जो क्रिस्टलोग्राफिक टेक्निक्स होती हैं उससे ये सारी बातें हमें पता चली हैं। यानी हमने ये इन्वेस्टिगेट किया है क्रिस्टलोग्राफिक टेक्निक्स के साथ। तो ये 3 एलोट्रॉप्स बताए मैंने आपको कार्बन के काम के, ये स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें बड़ी अच्छी तरह से आपको करना। क्या मतलब होता है सिलिकेट का? जैसे बहुत सारे सॉल्ट के नाम हम बोलते हैं, काफी सारे सॉल्ट के नाम के बाद में ATE आता है।
8 हम उन्हें बोलते हैं जिनमें एनायन प्रेजेंट होते हैं, मेटल के अलावा जो एनायन प्रेजेंट है उसमें 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, 4 नेगेटिव, ये अलग अलग चार्जेस उस पर हो सकते हैं। बहुत सारे 8 वाले में नाम अगर आपको याद दिलाऊं तो जैसे हम बोलते हैं सल्फेट, जैसे हम बोलते हैं कार्बोनेट, जैसे हम बोल रहे हैं सिलिकेट, यहां जैसे हम बोलते हैं एसीटेट, जैसे हम बोलते हैं फॉस्फेट, सबके बाद में 8 आ रहा है। कुछ अलग भी होते हैं इससे। जब दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन एक ही एलिमेंट की होती है तब हम उसके नाम को चेंज तब हमें करना पड़ता है। जैसे फॉस्फोरस में 5 भी ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 भी है। कई बार मुझे लिखना पड़ता है फॉस्फेट, फॉस्फाइट, फॉस्फाइड, ये एक अलग इशू है। लेकिन ये तो ग्रुप, क्योंकि हम एक 14 कर रहे हैं तो एक कार्बन में अगर मैंने कार्बोनेट कहा तो सिलिकॉन में सिलिकेट बोल दिया। तो इसी तरह से ये चलते रहेंगे। अब जो उसके स्ट्रक्चर्स हैं वो बड़े एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर होते हैं, कार्बोनेट की तरह से बड़े सिंपल स्ट्रक्चर इसके नहीं होते। बॉन्डिंग में अलग अलग हैं दोनों की। कार्बोनेट के स्ट्रक्चर को तो हम ऐसे लिखते हैं CO3 नेगेटिव। सिलिकेट के स्ट्रक्चर में एक क्वेश्चन मार्क ये लगता है कि मल्टीपल बॉन्ड बनाना ये अवॉइड करता है। कार्बन की जगह अगर मैं सिलिकॉन लिखूंगा तो मुझे 4 सिंगल बॉन्ड बनाने पड़ेंगे ऑक्सीजन के साथ। हर एक ऑक्सीजन पर। अब मल्टीपल तो अगर होता तो नेगेटिव नहीं लिखता मैं, यहां सिंगल के साथ नेगेटिव लिखा है, मुझे यहां नेगेटिव लिखना पड़ेगा। ये नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव। तो ये मैंने लिखा SiO4, 4 नेगेटिव। जैसे मैं Na2CO3 लिखता था तो ऐसे Na2SiO3 के अलावा एक और पॉसिबल कॉमन स्ट्रक्चर है Na4। 4 इसलिए क्योंकि 4 नेगेटिव है तो मुझे 4 सोडियम पॉजिटिव लेने पड़ेंगे। SiO4, Na2SiO4 स्ट्रक्चर इज सिलिकेट। SO4 नहीं है, SO4 होता तो सल्फेट हो जाता। सिलिकेट SiO4, तो हम इसको सिलिकेट बोलते हैं। सबसे खास बात यह है कि जहां तक पॉसिबल होता है हमें मल्टीपल बॉन्ड बनाना अवॉइड करना है सिलिकॉन ऑक्सीजन के बीच में। जहां तक पॉसिबल होता है, बन भी जाते हैं कभी कुछ एक केसेस में, लेकिन अगर पॉसिबल है बिना मल्टीपल बॉन्ड बनाए तो हमें सिंगल बॉन्ड वाला ही स्ट्रक्चर बनाना। तो डिफाइन कैसे करेंगे? सिलिकेट एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है सिलिकॉन के कंपाउंड की। ये एक ऐसे सॉल्ट होते हैं जिसमें एक एनायन प्रेजेंट होता है। सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम मिलाकर एनायन बनता है, यहां नेगेटिव चार्ज आता है। सिलिकॉन ऑक्सीजन मिलकर ये एनायन बनाएंगे। दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज आएगा, 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, n नेगेटिव। और इसके साथ अगर मेटल कनेक्ट कर दें हम तो वो मेटल जब कनेक्ट होगा तो सॉल्ट कहलाएगा। सिलिकेट में ज्यादातर ये एलिमेंट सिलिकॉन के साथ जो लगा होता है ऑलमोस्ट सभी केस में ऑक्सीजन होता है, कुछ और भी हो सकता है रेयर केस में। तो डिफाइन करने के लिए सिलिकॉन के वो कंपाउंड जो मेनली ऑक्सीजन के साथ बने और उन पर नेगेटिव चार्ज हो, उन एनायनिक पार्ट को हम सिलिकेट बोलते हैं। उनको न्यूट्रल करने के लिए हम उसके साथ मेटल को कनेक्ट कर देते हैं। मेटल मर्जी आपकी कोई भी कनेक्ट करो। अगर आपको मैग्नीशियम कनेक्ट करना है तो Mg पर तो क्योंकि 2 पॉजिटिव होता है तो यहां ट्वाइस लिखोगे, SiO4 लिख दो। ये डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी सिलिकेट की। सिलिकेट एक इंपॉर्टेंट क्लास है जो सिलिकॉन के कंपाउंड की बनती है। सिलिकेट कंपाउंड कंटेनिंग एनायनिक सिलिकॉन
एंड मोस्ट ऑफ द सिलिकेट आर फॉर्म्ड बाय ऑक्साइड्स, यानी सिलिकॉन ऑक्सीजन होना चाहिए और उस पर नेगेटिव, यहां X, यहां Y, यहां N नेगेटिव। ये नंबर वेरी कर सकता है सिलिकॉन का, ऑक्सीजन का वेरी कर सकता है, चार्ज वेरी कर सकता है। इन मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे सिलिकेट्स। सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर जो है वो ये है SiO4, 4 नेगेटिव। ये सिंपल मोस्ट स्ट्रक्चर है, और अगर इनको बनाने का तरीका समझ सकते हो तो बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर याद करने की जरूरत नहीं है, अगर बनाने के इनके तरीके पता चल जाए, मींस किस टाइप की ये बॉन्डिंग कर रहे होते हैं। SiO4 4 नेगेटिव सबसे सिंपल यूनिट है। एक डिस्क्रीट यूनिट है, अकेली यूनिट, लेकिन अगर मैं कई सारे SiO4 को मिला दूं एक दूसरे से, तो यहां 2 सिलिकॉन के बीच में फिर एक ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा। कई सारों को नहीं, 2 को कंबाइन किया, बस जो टर्मिनल है वो ऑक्सीजन फ्री छोड़ना होगा। अब ये तो बीच में आ गया ऑक्सीजन, वैलेंसी इसकी पूरी हो गई, यहां नेगेटिव नहीं लिख सकता मैं, यहां ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव। तो ये एक नया मॉलिक्यूल जो बना वो बना Si2O7, और इस पूरे पर चार्ज 6 नेगेटिव, 1 2 3 4 5 एंड 6। Si2O7 6 नेगेटिव, ये चार्ज आना चाहिए। ये भी सिलिकेट की एक फॉर्म है, टाइप है उसका। 3 को कर दो, 4 को कर दो, चेन बना दो, साइक्लिक रिंग बना दो, 3 डायमेंशनल बना दो। तो सिलिकेट्स के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, क्लास होती है, सिलिकेट को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। अब यहां मैंने क्या किया, 2 SiO4 नेगेटिव से एक एक ऑक्सीजन लेकर के शेयर किया। एक ऑक्सीजन इसमें कॉमन है, 2 ऑक्सीजन कॉमन हो सकते थे, इसका इधर वाला 2, 3 कॉमन हो सकते थे, 4 कॉमन हो सकते थे। अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर जनरेट होते चले जाते, तो हम एक एक करके इनको एलेबरेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे बेसिक यूनिट जो है वो SiO4 4 नेगेटिव यूनिट आ गई। डिस्क्रीट यूनिट मतलब इंडिविजुअल, अकेले यूनिट, या तो सिलिकेट में SiO4 की डिस्क्रीट यूनिट होती है, या ऑक्सीजन ज्वाइन करके क्लब कर जाते हैं बाय कॉर्नर्स, जैसे मैंने अभी बताया ये वाला स्ट्रक्चर Si ऑक्सीजन Si, ये क्लब कर गया, 2 SiO4 4 नेगेटिव का मॉलिक्यूल कंबाइन कर गया एक दूसरे से। ये कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ते हैं कि किस तरह से होता है। इसको अगर हम आगे बढ़ें तो पहले हम इसका क्लासिफिकेशन करके फिर आगे बढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर को बनाने में, जिसमें सिंपल यूनिट होती है एक, बस यही है और कुछ नहीं है। उनको हम ऑर्थोसिलिकेट कहते हैं, जिनमें 2 क्लब कर जाते हैं SiO4, एक और SiO4 जुड़कर ये बना लेते हैं Si2O6 एंड बल्कि O7 4 नेगेटिव, 4 नहीं होगा 6 नेगेटिव होगा अभी जो बनाया था। इसका नाम अलग हो जाएगा, इनको बोलते हैं पायरोसिलिकेट्स। पायरोसिलिकेट उनको बोलते हैं जब 2 SiO4 यूनिट्स एक दूसरे से जुड़कर एक नया मॉलिक्यूल बना देती है, तब हम उनको पायरोसिलिकेट बोलते हैं। ऑर्थोसिलिकेट किसे कहते हैं, जिसमें सिंपल SiO4 4 नेगेटिव प्रेजेंट होता है, वो होता है ऑर्थोसिलिकेट। ऐसे ही हम पहले क्लासिफाई करेंगे इनको। ऑर्थोसिलिकेट किसे कहा जाता है, जिसमें SiO4 4 नेगेटिव, डिस्क्रीट का मतलब इंडिविजुअल, अकेली यूनिट, कुछ और नहीं कनेक्टेड है। डिस्क्रीट का मीनिंग ऐसी यूनिट हम लिख पाएंगे इसमें SiO4 O नेगेटिव।
ठीक हो गई बात ये। जो इस सिलिकेट के लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम इसे कुछ तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई एक तरीका होता है जिस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। क्या तरीका है? जैसे हम यहां सिलिकॉन लिखते हैं, थिक लाइन का मतलब है ये फॉरवर्ड आ रहा है, ब्रोकन लाइन का मतलब है ये बैकवर्ड है, पीछे है। ये तो एक रिप्रेजेंटेशन ही तो है, अदरवाइज हमें क्या पता ये टेट्राहेड्रल है। हम इस एंगल को 109 अगर मैं लिख रहा हूं तो ये तो बात किसी के समझ नहीं आती ना कि 109 का एंगल, ये तो 35-45 के आसपास लग रहा है एंगल, तो फिर भी मैं इसे 109 कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये स्पेस में फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है, इसलिए 109 एंगल है। ये टेट्राहेड्रल के सारे एंगल 109 होते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन ही तो किया ना थिक एंड ब्रोकन लाइन से। ऐसे ही एक रिप्रेजेंटेशन हम इसी मॉलिक्यूल का, सेम मॉलिक्यूल को लिखते हैं कैसे? सिलिकॉन पेपर के प्लेन में लिख दिया। एक्चुअली ये सब 3D दिखाने वाले मॉलिक्यूल हैं सारे। जैसे अगर टेट्राहेड्रल बड़ी अच्छी तरह से इमेजिन कर सकते हो, बहुत पहले मैंने आपको बताया ये सारा 3D टेट्राहेड्रल, तो जिन लोगों को वो स्ट्रक्चर क्लियर होगा तो बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी बात। इसमें आप ये मान लो कि एक ऑक्सीजन, या सिंपल तरह से समझो, चलो यहां से देखो इसको, मैं ये लिख रहा हूं टेट्राहेड्रल दोबारा से क्योंकि यहां स्पेस जगह नहीं बची इसलिए। सिलिकॉन ऊपर, यहां पर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन। ये थिक लाइन मेरी तरफ इंक्लाइंड है या आपकी तरफ इंक्लाइंड है, ये ब्रोकन लाइन, नेगेटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव। कोई अगर इसको यहां से खड़े होके देखता है, मॉलिक्यूल को यहां से खड़े होके देखता है, ऊपर से बिल्कुल, तो उसको ऑक्सीजन नजर आएगा। उसने साथ में पेपर पेन लिया हुआ है और लिखता भी जा रहा है, उसे ऑक्सीजन नजर आएगा, उसने लिख दिया। ऑक्सीजन के बिल्कुल नीचे सिलिकॉन नजर आएगा, ऑक्सीजन के बिल्कुल नीचे, जो कि दिखेगा नहीं, हो सकता है ना दिखे, तो मैं इसे डॉट से ऑक्सीजन के अंदर ही डॉट लिख रहा हूं। ये ऑक्सीजन ऊपर है, नेगेटिव, उसके बिल्कुल पीछे ये सिलिकॉन है, और इस सिलिकॉन से क्या लगा हुआ है? 1 2 3, क्या लगा हुआ है? 1 2 एंड 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, ऑक्सीजन, 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 ये 3 ऑक्सीजन नेगेटिव लगे हुए हैं। तो बस है तो यही स्ट्रक्चर। अलग क्यों लग रहा है? क्योंकि अलग पोजीशन से देख रहे हैं हम इसे। कहां से खड़े होकर देख रहे हैं? यहां से। यहां से देखने का मतलब पहले मुझे क्या दिखेगा? ऑक्सीजन, फिर क्या दिखेगा? सिलिकॉन, हो सकता है ना भी दिखे, तो ये सिलिकॉन डॉट लिखा मैंने क्योंकि ऑक्सीजन के पीछे है ये। फिर ये 3 फैले हुए, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, ये नजर आएंगे। इनको मैं डॉटेड लाइन से, ये कोई वैलेंसी नहीं है, ये तो ट्रायगन बनाने के लिए कर दिया गया, ऐसा दिखना चाहिए। 4 नेगेटिव, एक ऑक्सीजन नेगेटिव, ये एक ऑक्सीजन नेगेटिव, एक ऑक्सीजन नेगेटिव, ये रिप्रेजेंटेशन है सिलिकेट का। और ये सिलिकेट के रिप्रेजेंटेशन से ही अगर कभी कोई मान लो क्वेश्चन करने के लिए दिया तो रिप्रेजेंटेशन से देते हैं, यहां से नहीं देते क्वेश्चन, बहुत रेयर मिलेगा। रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन आ भी चुके हैं एक दो बार, पायरोसिलिकेट किस तरह से बनते हैं और रिप्रेजेंटेशन करके दे दिए जाते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन आपको सीखना है। अभी मैंने सिर्फ ऑर्थोसिलिकेट का बताया। ऑर्थोसिलिकेट क्या? जिसमें सिर्फ एक यूनिट हो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, या अगर आप बिल्कुल सचमुच में ही देखोगे इस सिलिकेट को, स्ट्रक्चर को, ऑर्थोसिलिकेट के स्ट्रक्चर को, तो ऐसा ऊपर से देखा तो ऑक्सीजन, इसके नीचे कहीं सिलिकॉन होगा जो दिख नहीं रहा है, सिलिकॉन से कनेक्टेड ऑक्सीजन है, कनेक्टेड ऑक्सीजन है, ये कनेक्टेड ऑक्सीजन है,
ये ऊपर सबसे पहले ऑक्सीजन दिखा, सब पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव 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 एंड नेगेटिव। ये स्ट्रक्चर होगा ऑर्थोसिलिकेट का। बड़ा एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसका ऑर्थोसिलिकेट। अब ये नेगेटिव चार्ज ऐसे न्यूट्रल करना पड़ेगा मुझे। एक एलिमेंट होता है ZR, जिरकोन, 4 पॉजिटिव होता है इस पर, ZR SiO4, 4 नेगेटिव। इसको हम बोलते हैं कंपाउंड को, अगर इसमें ZR मिल जाए तो इसको बोलते हैं जिरकोन। ये एग्जाम्पल है ऑर्थोसिलिकेट का। बड़ा एक प्रेशियस स्टोन होता है ये जिरकोन, नाम भी आपने सुना होगा, जो आर्टिफिशियल डायमंड बोला जाता है, जिसको कॉमन लेमैन लैंग्वेज में हम जरकन बोलते हैं, इसे जरकन। तो एक्चुअली ये एक सिलिकेट होता है और जिरकोन इसे हम बोल रहे होते हैं, जिसमें ZR एक एलिमेंट SiO4 के साथ कनेक्टेड रहता है, और ये एक ऑर्थोसिलिकेट का स्ट्रक्चर है। कई बार ये क्वेश्चन जिरकोन पर एग्जाम्पल से रिलेटेड और पायरोसिलिकेट तक तो आए हैं कई बार क्वेश्चन। तो अभी आज की क्लास में तो मैं ये ऑर्थोसिलिकेट, सिलिकेट मैंने जस्ट बताना था, बेसिक डिस्कस करना था, ये मैंने कर दिया डिस्कस। अब आगे मैं अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगा और मोस्ट प्रोबेबली हम दूसरा चैप्टर करेंगे शुरू अगली क्लास में, थर्मोडायनेमिक्स करेंगे। और क्वेश्चंस आपको तैयार करने पड़ेंगे पहले, जो मैंने असाइनमेंट दिया है वो सबमिट कराना है आपको लिख करके। दूसरी बात ये कि जो आपके डाउट्स होंगे इस चैप्टर के, वो डाउट्स आपको पूछने हैं।